हेलो दोस्तों, ऑफ टाइम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक। ये कार्बन इट्स कंपाउंड, इसके बारे में मास्टर क्लास करेंगे। एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू 100 प्लस एमक्यू प्रैक्टिस सेट, लेकिन 100 प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर को हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। और ये एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, स्टेट पीसीएन एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे ही साइंस के अच्छे कंटेंट के लिए आप ऑफ टाइम एकेडमी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। कार्बन का परिचय, ये बुनियादी तत्व। सबसे पहले तो आप जानते हैं कार्बन को हम सी से सूचित करते हैं, यही कार्बन हो गया। और कार्बन की एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 6 होता है। और एटॉमिक मास यानी एटॉमिक मास वो जो होते हैं 12 होते हैं, ये ध्यान रखना है। कार्बन एक अधातु है। कार्बन का प्रतीक सी यानी कार्बन है। परमाणु क्रमांक 6 है। परमाणु द्रव्यमान 12 है, 12.011 U। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 है। और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 2, 4 ये होते हैं। इसी 4 को हम बोलते हैं संयोजकता। संयोजकता भी बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। इसको संयोजकता बोलते हैं। ये 4 क्या है? संयोजकता है। और संयोजकता 4 संयोजकता यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ से याद रखना है कार्बन क्या है? एक धातु है। कार्बन का प्रतीक क्या है? सी है। परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? 6 होते हैं। परमाणु द्रव्यमान कितने होते हैं? 12 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होते हैं। संयोजकता कितने हैं? 4 है। और ये के एल क्या दिया हुआ है? तो पता है कि के एल एम एन लिखते हैं, जैसे ये है। हम ये जान रहे हैं, इसको हम बनाते हैं। इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों बगल चक्कर लगाते हैं। तो ऐसे ही घर बनाते हैं, तो यहाँ पर के नजदीक रहता है, यहाँ फिर एल रहता है, फिर एम रहता है, फिर एन रहता है। तो मिटा दीजिए। जी, यहाँ न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? तो चक्कर लगाता है, तो इसके चारों ओर घूमते रहता है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अंदर रहता है। इसी प्रकार हम और इसको बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर के, यहाँ एल, यहाँ एम और एन बाहर, यानी हम इसको बोलते हैं। ये यहाँ पर 2, 4। अब इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2n²। अगर ये पहला घर है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अगर दूसरा घर का निकालना है, 2 गुना 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8, 2 8। फिर इसी प्रकार एल का निकालेंगे, तो एल का निकालते हैं 3 नंबर पे है, तो 2 गुना 3 तिया 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 8 18 32, 2 8 18 32, ये एलिमेंट का मान हो जाता है। आगे बढ़ें। प्रकृति में कार्बन की उपलब्धता, ये आपकी पे आधारित डाटा है, पर ये जो है प्रीवियस में पूछा गया है। तो भूप्रकृति में यानी क्रस्ट में खनिजों के रूप में मात्र 0.02% उपस्थित है। क्या? तो कार्बन। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कितने प्रतिशत है? तो 0.03%। सजीव जगत, सभी जीवित संरचनाएं कार्बन पर आधारित हैं। जितनी भी जीवित संरचनाएं हैं वो किस पर आधारित हैं? तो कार्बन पर आधारित है। प्रकृति में कम मात्रा के बावजूद कार्बन का महत्व क्या है? बहुत अधिक है। प्रकृति में कम मात्रा के बावजूद भी कार्बन का महत्व क्या है? तो बहुत ज्यादा है। कार्बन में आबंधन, कार्बन में आबंधन सहसंयोजी बॉन्ड, यानी कार्बन में पूछ ले कौन सा बॉन्ड होता है, तो सहसंयोजी बॉन्ड यानी कोवलेंट बॉन्ड रहता है। और कोवलेंट बॉन्ड क्या है? तो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले बंध को संयोजी बंध कहते हैं। बस इसमें कुछ नहीं याद रखना, बस सहसंयोजी बंध क्या है। तो सीधा एग्जाम्पल तो पता चल गया कि कार्बन जो इसमें कौन सा बॉन्ड है, तो सहसंयोजी बॉन्ड है। अब इसमें ये ध्यान रखना कि ये सहसंयोजी बंध बनता कैसे है, तो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से। इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से कौन सा बॉन्ड बनता है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से कौन सा बॉन्ड बनता है? तो सहसंयोजी बॉन्ड बनता है। और ये कार्बन ना तो C4+ बनाता है, ना ही C4
माइनस बनाता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का रास्ता चुनता है, साझेदारी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का रास्ता चुनता है, इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान रखना है कि सहसंयोजी बंध का गलनांक और क्वथनांक दोनों ही क्या होता है, निम्न होता है, यानी कम होता है। आप आयनिक बॉन्ड पढ़े होंगे, आयनिक बॉन्ड जिसे हम कहते हैं विद्युत सहसंयोजी बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, इसके बारे में पढ़े होंगे। तो इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही ज्यादा होता है, गलनांक भी ज्यादा होता है और क्वथनांक भी ज्यादा होता है। तो ध्यान रखना है, गलनांक और क्वथनांक आयनिक बॉन्ड का ज्यादा होता है और गलनांक क्वथनांक कम किसका होता है, सहसंयोजी बंध का कम होता है। और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो विद्युत के कुचालक होते हैं कि कार्बन क्या है, अधातु है, और अधातु है तो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। आगे बढ़ेंगे, कार्बन की बहुमुखी प्रकृति। कार्बन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो श्रृंखलन कंकेटेनेशन गुण ज्यादा होता है। कार्बन परमाणुओं के बीच लंबी श्रृंखला बनाने की औदित्य गुण होती है। तो कार्बन में श्रृंखलन बनाने का गुण क्या होता है, ज्यादा होता है। चतु संयोजकता, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन, अभी आप पढ़े थे 2 और 4 होते हैं, संयोजकता क्या होते हैं, 4 होते हैं। इसी को हम कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है, जो बाहर में पाए जाते हैं 2 4। जैसे मान लेते हैं हम लिखते हैं सोडियम का, जैसे हम लिखते हैं Na, आपको पता है ये 11 संख्या होती है सोडियम की। तो हम अभी पढ़े थे कि ये 2 होता है, फिर ये 8 होता है, फिर इसी प्रकार ये पढ़े थे हम अभी कि सोडियम का 11 पाती है, इसको हम लिखते हैं 2 8 और 1। अब एक ही क्यों लिखें, क्योंकि 11 पुराना होता है। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये एलिमेंट सीधा इसको लिखिए, ALMN, ये 2 होते हैं, ये 8 होते हैं, ये 18 होते हैं और ये 32 होते हैं। तो अगर हम सोडियम को लिखेंगे और सोडियम 11 पाता है, तो यहाँ 11 तो 2 और 8 लिख दिए 10, अब बचा क्या, एक एक ऐसे लिख दिए 11 होंगे। तो 11 हो गए। इसी प्रकार अगर हमको मैग्नीशियम का लिखना है, मैग्नीशियम 12 पाता है, 2 8 10 हो गया, बचा क्या, 2 तो लिख देंगे। इसी प्रकार हमको मान लेते हैं और कोई भी संख्या याद कर लेते हैं। पोटेशियम का जैसे लिखना है, पोटेशियम 19 नंबर का आता है। तब हम लिखेंगे 2 8 लिखना है, 10 हो गया। 10 के बाद क्या लिखेंगे, तो आपको पता है 2 8 18, 18 लिखने में ज्यादा हो जाएगा, तो फिर एक बार 8 ही लिख देंगे। 8 8 16 2 18, बचा क्या, एक। तो ये एक को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, इसी को हम कोड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसी को हम संयोजकता बोलते हैं। तो ध्यान रखना है कि एक हो गया। और ये रेलवे में बहुत पूछा गया है। अब की बार दरोगा में मिलान करने के लिए पूछ लिया था कि सोडियम का दे दिया था 11 है, बगल में था तो 2 8 है। ऐसे करके मिलान करने के लिए क्वेश्चन आता है, लिखने के लिए आना चाहिए आपको 1 से 20 तक मिनिमम। छोटा आकार, परमाणु आकार छोटा होने के कारण इसके बंध बहुत मजबूत होते हैं। कार्बन के बंध क्या होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप कितने हैं, तो 4 अपरूप। कार्बन के अपरूप कितने हैं, तो 4 अपरूप हैं। कार्बन के 4 अपरूप, हीरा 1, ग्रेफाइट 2, फ्लोरीन 3 और ग्रेफीन 4। पहले तो यही पूछ लेते हैं इनमें कौन सा कार्बन के अपरूप नहीं है। उसमें ये चारों अगर याद रहेगा तो आप चुन सकते हैं। तो हीरा दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ है, प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, जिसे हीरा कहते हैं। ग्रेफाइट प्रत्येक कार्बन 3 अन्य से जुड़ा होता है। फ्लोरीन फुटबॉल का कारक होता है। फ्लोरीन के बारे में पूछा जाता है, बकमिंस्टर फ्लोरीन किसे कहा जाता है, C60 फ्लोरीन को हम C60 से डिनोट करते हैं, तो इसे फ्लोरीन को बकमिंस्टर फ्लोरीन कहा जाता है। और इसका आकार कैसा होता है, फुटबॉल का आकार का फ्लोरीन का। ग्रेफीन कार्बन की एकल परत होती है। तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा, सबसे कठोर पदार्थ हीरा, सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो हीरा है। ग्रेफाइट प्रत्येक कारण 3 अन्य कारण में जरूरत है। ग्रेफाइट के बारे में आगे पढ़ेंगे, डिटेल से दिया गया है। फ्लोरीन, इसे बकमिस्टर फ्लोरीन कहते हैं और ये फुटबॉल का आकार का होता है।
और ग्रेफीन कार्बन की एकल परत होती है और सबसे लास्ट में खोजा गया था ये ग्रेफाइट। ये हेक्सागोनल है, ये डायमंड टेट्राहेड्रल इसको बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। हीरा और ग्रेफाइट। हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ क्या होता है? हीरा। और ग्रेफाइट मुलायम और चिकना होता है, मुलायम और चिकना। चालकता, विद्युत का कुचालक होता है हीरा और विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। आभूषण और कांच काटने में किसका प्रयोग करते हैं? हीरा का। शीशा को भी काटने में देखते होंगे मेला आसन में या कहीं पे शीशा को काटते होते हैं, इसे हीरा से काटते हैं। पेंसिल लेड और लुब्रिकेंट में किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट। इसका आबंधन sp2 इसको पढ़ते हैं, टेट्राहेड्रल होता है और इसका हेक्सागोनल होता है। आगे बढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। संतृप्त सेचुरेटेड, केवल एकल बंध। एल्किन में क्या होता है? एकल बंध। और संतृप्त होता है कौन कौन? एल्किन और एल्काइन। यहाँ पर लिखा भी है, और इससे अगर नहीं समझते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो बताते हैं। यहाँ पर दिया हुआ एल्केन संतृप्त यौगिक। सबसे पहले ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। याद रखना, एल्कीन, एल्केन मतलब एन, एन। एल्कीन मतलब लास्ट में क्या आ रहा है? और एल्काइन मतलब YN। तो यहाँ एल्कीन, एन इन आइन, एन इन आइन, एन इन आइन। अब पहचानने के लिए जैसे एग्जांपल में दे दे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन, ये सभी एन जो लास्ट में आएगा तो हम इसको क्या कहेंगे? एल्केन कहेंगे। एल्केन क्या होता है? संतृप्त। इसमें एकल बंध होता है। एल्केन में क्या होता है? एकल बंध होता है, यानी C2C, ये क्या है? एकल बंध है। एल्किन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। मीथेन जिसे मार्स गैस कहते हैं, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H2, ये कम क्रियाशील होते हैं। और इसका फार्मूला याद रखेंगे, इसका फार्मूला होता है CnH2n प्लस 2, एल्केन का। और एल्किन का क्या होता है? एल्किन का होता है CnH2n। और इसका एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2 होता है। तो दिमाग में ये रखना है, एल्किन और एल्काइन। तो यहाँ एल्किन का भी बोले तो CnH2n होता है और एल्काइन में CnH2n-2 होता है। इसमें डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एथीन, एल्कीन यानी इन है तो एथीन, इन आया। एल्काइन, आइन, हम बताए थे ये क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। और एथाइन, एल्काइन, एथाइन, इन लास्ट में आएगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। एल्कीन और एल्काइन दोनों क्या है? एल्कीन और एल्काइन जो है ये दोनों ही, एल्कीन और एल्काइन दोनों ही असंतृप्त यौगिक। कौन सा यौगिक है? तो असंतृप्त यौगिक है। हमको ध्यान में रखना है, ये दोनों असंतृप्त यौगिक हैं। और एल्कीन और एल्काइन ये दोनों असंतृप्त। एल्केन क्या है? तो संतृप्त यौगिक। आगे बढ़िए। सजातीय श्रेणी, होमोलोजस सीरीज। सजातीय श्रेणी यौगिकों की वह श्रेणी जिनमें समान क्रियात्मक समूह होता है। लगातार दो सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, यानी 14 का अंतर होता है। ये सीधा रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है अनेकों बार। द्रव्यमान में अंतर 14 ही। रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुणधर्मों में क्रमिक परिवर्तन होता है। CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। इस तरह ये सीरीज दिया रहता है। क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, इसको याद रखना है। यहाँ पर दिया हुआ है, डब्बा से आप देख लीजिएगा। अल्कोहल
इसको हम ये हाइड्रोक्सिल कहते हैं समूह, एल्डिहाइड, ये CHO एल्डिहाइड श्रेणी, कीटोन श्रेणी C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलियम यानी कार्बोक्सिलिक समूह COOH, हैलोजन क्लोरीन और ब्रोमीन। समावयिता आइसोमर होता है ये समावेशी, वे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान होता है लेकिन संरचना भिन्न होता है समावयवता कहलाती है। एन ब्यूटेन सीधी श्रृंखला यानी स्ट्रेट चेन होती है। आइसोब्यूटेन शाखित श्रृंखला यानी ब्रांचेज होता है। ब्यूटेन के दो समावेश, सीधा डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाता है कि ब्यूटेन के कितने समावेश होते हैं, दो समावेश। और पेंटेन के तीन समावेश होते हैं। ब्यूटेन के सूत्र याद रखेंगे C4 और H10, और पेंटेन का C5 और H12, 5 दूनी 10 दो 12। पेंटेन ब्यूटेन ये सभी क्या है, एल्केन, ये भी ध्यान में रखना। रासायनिक गुण, दहन, दहन तो इस चीज का जलना होता है, दहन होता है। तो कार्बनिक युग्म में वायु जलकर CO2 ऊष्मा और प्रकाश देते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन स्वच्छ नीली लो, तो ये क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, पीली धुआं वाला हो और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, ये पूरा नहीं जलने से क्या बनता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। आप कोयला को जलते हुए देखें, कहता है कि अगर कोयला को जला के रख दिया जाए और रूम को बंद कर दें, खिड़की को बंद कर दें, तो आदमी मर सकता है, क्योंकि वो ब्लड से अभिक्रिया करता है और ब्लड से अभिक्रिया करके पूरे शरीर में फैला देता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे जहर बन जाती है और आदमी मर जाता है। आगे बढ़ेंगे, ऑक्सीकरण एवं संयोजन। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन, एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक में बदलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तीन क्षार मोनोफोर या अम्लीय, ये ऑक्सीकरण हम आगे जब पढ़ेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन में, वहां पर अच्छे से समझे। संयोजन, जो चीज जुड़ता है, संयोजन मतलब जुड़ा, जो चीज जुटेगा दो चीज तो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। संकलन या हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, असंतृप्त तल और H2 जब मिला तो संतृप्त वसा और घी बनता है। ये संतृप्त वसा घी बनाने में कौन सहायक होता है, तो हाइड्रोजन सहायक होता है। निकेल या पैलेडियम का भी उत्प्रेरक में प्रयोग होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, वनस्पति घी बनाने में निकेल उत्प्रेरक का उपयोग होता है। वनस्पति घी बनाने में किसका प्रयोग होता है, निकेल उत्प्रेरक का। वनस्पति घी बनाने में किसका प्रयोग होता है, निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। आगे बढ़ेंगे, एथेनॉल इंपोर्टेंट है। एथेनॉल का फार्मूला ही पूछ लेता है, C2H5OH। एथेनॉल का सूत्र C2H5OH, C2H5OH, ये एथेनॉल का फार्मूला है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था में होता है, तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसे शराब या मुख्य घटक माना जाए। स्पीड या शराब का मुख्य घटक, यानी शराब मिलेगा तो इथेनॉल को हम शराब कहते हैं। इथेनॉल को हम क्या कहते हैं, शराब में इसका प्रयोग होता है। टिंचर आयोडीन कफ सिरप टॉनिक बनाने में भी किसका प्रयोग करते हैं, इथेनॉल को। इथेनॉल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो आयोडीन कफ सिरप टॉनिक बनाने में। Na के साथ यानी सोडियम के साथ क्रिया कर H2 गैस देता है। कौन सा गैस देता है, हाइड्रोजन गैस। और निर्जलीकरण सांद्र H2SO4 पश्चिम एथीन बनाता है। और एक का नाम आप सुने होंगे, मीथेनॉल। ये इथेनॉल था और ये मीथेनॉल। मीथेनॉल पीने से मिथेनॉल पीने से आदमी अंधा हो सकता है। मिथेनॉल शराब पीने से आदमी कैसा हो सकता है, अंधा हो सकता है। तो मिथेनॉल पीने से, इथेनॉल पीने से कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन मिथेनॉल पीने से क्या हो जाएगा, अंधा हो सकता है आदमी। इसलिए कभी कभी देखते होंगे शराब पीने से इतने लोग मरे, तो मिथेनॉल को ही पी लेता है, अंधा ही हो सकता है और मर भी सकता है, दोनों चीजें। एथेनोइक अम्ल, CH3COOH, CH3COOH, एथेनोइक अम्ल। इसी को हम कहते हैं एसिटिक अम्ल। इसे एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। 5 से 8 जल को सिरका कहते हैं। यही अब की बार बिहार दरोगा के पीटी में 18/1/2026 को यही क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आया था। 18/1/2026 को स्टेटमेंट बेस्ड आया था कि 5 से 8 क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। इसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। गलनांक 290 के, सर्दियों में जम जाता है, तो इसे
ग्लेशियल ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन, ये दोनों स्टेटमेंट में थे, पहला और दूसरा। एस्टरीकरण, अम्ल और अल्कोहल से जब अभिक्रिया करती है तो एस्टरीकरण कहलाती है। एस्टर मीठी गंध वाले पदार्थ होते हैं। एस्टर क्या होते हैं? मीठी गंध। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एथनिक अम्ल CH3COOH, फॉर्मूला याद रखना है। इसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। और 5 से 8% जल जिनको सिरका कहते हैं। और गलनांक 290 केल्विन होते हैं, इसलिए ये सर्दियों में जम जाता है। एस्टरीकरण किसे कहते हैं? अम्ल जब अल्कोहल से अभिक्रिया करती है एस्टरीकरण कहते हैं। एस्टर मीठी गंध वाले पदार्थ होते हैं। आगे बढ़ेंगे, साबुन एवं अपमार्जक। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण केवल मृदु जल से प्रभावी होते हैं। मृदु जल यानी सॉफ्ट वाटर। मृदु जल मतलब होता है सॉफ्ट वाटर। और ये साबुन, शरीर में लगाने वाला साबुन जो बनते हैं, ये सभी मृदु जल से प्रभावित होते हैं। कठोर जल में ये हो गया सरल, लंबी श्रृंखला में सल्फोनिक, सल्फोनिक अम्ल कठोर जल में भी झाग देते हैं। अब मार्दे कठोर जल में झाग देते हैं, साबुन सॉफ्ट वाटर में झाग देते हैं। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मिसेल, निरमा। साबुन के अणु दो सिरे होते हैं। जलराशि हाइड्रोफिलिक, पानी की ओर आकर्षित होने वाला सिरा हाइड्रोफिलिक कहलाता है। और जल विरागी हाइड्रोफोबिक, तेल मैल की ओर जुड़ने वाला सिरा हाइड्रोफोबिक कहलाता है। और ये मिलकर एक गोलाकार गुच्छा बनाते हैं जिसे मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर याद रखना, हाइड्रोफोबिक जलरागी। तो हाइड्रोफोबिक जलरागी पानी की ओर आकर्षित होने वाला सिरा क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिक कहलाता है। आज ही ये क्वेश्चन एपीओ की बीपीएससी एपीओ के एग्जाम में आज ही क्वेश्चन आया है। एपीओ के एग्जाम में आज क्वेश्चन आया है कि सबको पता है कि जल में घुलनशील विटामिन